माये नी मेरिये शिमले दी राहे चंबा कितनी के दूर शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर। बेहद खूबसूरत जगह पर आपकी पोस्टिंग हुई है। हाँ। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो मेरे लिए तो लाहौल में जो चंद्रताल लेक का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच, नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज नहीं। लबासना हर एस्पिरेंट के लिए लबासना एक मेमोरेबल प्लेस है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है और वो है भी एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। लबासना के लिए अब कहा जाता है कि वो मैट्रिमोनियल सेंटर भी बन गया है। जो लबासना के फॉर्मर डायरेक्टर है संजीव चोपड़ा जी, उनसे एक इंटरव्यू में ही सवाल भी किया गया। तो उम्र भी वही है और वहाँ जब लोग जाते हैं काफ़ी लोगों से बॉन्ड करते हैं तो जिसके साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा सोचा न था ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा सोचा न था। दी हॉबीज फिल कलर इन योर लाइफ और यूपीएससी की प्रिपरेशन ब्लैक एंड वाइट है, उसमें थोड़े रंग भर देता है। मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मेरे पापा ने यूपीएससी दे दिया ऐसा लग रहा है मुझे। अगर वो आज बैठे तो वो निकाल देंगे। एक्चुअली आई एम वेरी शाय। जेंजी तो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना। आपको ये नहीं पता होता कि वो बंदा एक्चुअल में क्या फील कर रहा है। आप वही चीज़ दिखाते हो जैसे लोग पसंद करते हैं। इनिशियली एक आईएएस ऑफिसर को क्या बेसिक सैलरी और पर्क्स मिलते हैं? इनिशियल फेजेस में आपकी सैलरीज अराउंड 80,000 ड्यूज के आसपास रहती है। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। तू धूप है चम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज मैं आई हूं बेहद खूबसूरत जगह हिमाचल के कांगड़ा पालमपुर में। और यहां आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं आईएएस चंद्र प्रकाश जी से, जो कि 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इस समय कांगड़ा पालमपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ एक आईएएस अधिकारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक कलाकार भी छुपा है। काफी अच्छा ये गाते हैं, एक ऐसे सिंगर जिनकी आवाज जो है दिल छू लेती है। तो आज के पॉडकास्ट में जानेंगे इनकी अभी तक की जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह से इन्होंने अपने पैशन और करियर को साथ-साथ रखा और सक्सेस भी अचीव की। साथ ही सुनेंगे इनकी बेहद खूबसूरत आवाज़। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, नई लाइफ के लिए, नई जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। 2023 बैच के आप हैं और हिमाचल प्रदेश जो है कैडर आपका एलोकेट हुआ है। तो अब हिमाचल में आप पोस्टेड हैं, तो हिमाचल के लिए कोई गाना मैं चाहूँगी आप सुनाएं, क्योंकि आप बेहद अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्ट की शुरुआत जो है एक अलग अंदाज में हो। ओके। माये नी मेरिये शिमले दी राहे चंबा जाना जरूर है। माये नी मेरिये शिमले दी राहे चंबा कितनी के दूर
शिमले निवसणा कसौली निवसणा शिमले निवसणा कसौली निवसणा चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माये नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा जाना जरूर है माये नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा जाना जरूर। बहुत खूबसूरत, वाक़ई बहुत ही थैंक अच्छा यू। आप गाते हैं। तो अब मैं एक आईएएस की जर्नी से पहले एक सिंगर की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। अपने अंदर की इस खूबसूरत कला को आपने कब और कैसे पहचाना? तो एक्चुअली आई एम वेरी शाय। मैं बहुत ही घर में बहुत ही शाय किस्म का बच्चा था। तो तब पहली बार मेरे को एक चैनल आता था शुरू क्षेत्र करके, एक म्यूज़िक कंपटीशन होता था, इंडिया के सिंगर होते थे एंड पाकिस्तान के सिंगर होते थे, उसमें आतिफ़ बैठता था। सो आतिफ़ यूज्ड टू सिंग एंड आई फाउंड कि भाई उसके गाने बहुत बढ़िया हैं। तो मैंने एक बार ही ट्राई करा, तो अकेले ही ट्राई करा था एक ही रूम में बंद होके। तो मुझे लगा अच्छा है, देन आई थॉट कि मैं अपने दोस्त को सुनाऊँ। फिर स्कूल में गाने लगा, कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, मैं जीता। टिल दैट टाइम नो वन इवन नोज इन माई होम कि मैं गाता हूँ। इवन जब लास्ट में लबासना में जब मैंने परफॉर्म किया, तब जाके मेरे मम्मी पापा को पता चला कि ओ यार ये ऐसा गाता है। सो दिस इज़ हाउ आई डिस्कवर, जो एक म्यूज़िक चैनल के थ्रू मैंने देखा कि अच्छा हाँ लेट्स ट्राई। फिर मैंने जब गाना स्टार्ट करा तो पहले तो बड़ा ख़राब सी कर्कश सी आवाज़ आती है, देन आई स्टार्ट टू कॉपी के हाँ किस तरह से वो गा रहा है। तब वो मैंने ट्राई करा एंड देन आई फाउंड कि हाँ यार हो रहा है, गला भी हमारा फ्लेक्सिबल है, ये चीज़ तब मैंने जानी। पर फिर भी वो एक शाइनेस की वजह से मैं कहीं परफॉर्म मतलब नहीं कर पा रहा था, डर रहता है हमेशा हुँ। म्यूज़िक को लेके। तो देन कुछ दोस्त थे, उन्होंने मोटिवेट करा कि भाई तू अच्छा गाता है, ट्राई दिस आउट। तो मैंने स्टार्टिंग में एक तो स्कूल क्लासेस में गाया, फिर उसके बाद कंपटीशन में गया, तो फिर जाके लोगों को पता चला अच्छा ये गाता है। इवन मैं भी तभी अपने आप को जाना कि हाँ यार गा सकते हैं हम भी, अच्छी आवाज़ है। आपने अपने अंदर की कला को पहचाना और ये आपका पैशन बन गया। तो इसके लिए सोचा था, कुछ आगे प्लान किया था कि हाँ, कि फ्यूचर में मुझे भी अच्छा सिंगर बनना है, एल्बम्स करनी है, कॉन्सर्ट्स करने हैं? जब मैंने ये जाना कि भाई मैं गा सकता हूँ, टिल दैट टाइम आई डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन। मुझे बस इसलिए गाना अच्छा लगता था कि वो एक अंदर से सुकून वाली फीलिंग मिलती थी कि हाँ यार गाते हैं, जस्ट बिकॉज स्ट्रेस और ये सब चीज़ों से हुँ। थोड़ा रिलीफ मिलता है। पर स्कूल टाइम्स में मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ मेरा क्रेज़ था, जो मुझे बनना था, वॉज कॉस्मोलॉजिस्ट। अच्छा। आई वांट टू बी ए कॉस्मोलॉजिस्ट व्हिच इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स की एक ब्रांच है ये, जिसमें आप स्पेस, फिज़िक्स, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स इसके बारे में जानते हो। तो इसमें मेरा रुझान था। तो रही बात स्कूल में म्यूज़िक की, तो वो तो बस स्कूल में हम जैसे गाते हैं हुँ। ऑर्डिनरी स्टूडेंट के हिसाब से मैं गाया करता था। ऐसा एज़ सच सोचा नहीं था मैंने कि म्यूज़िक की तरफ जाऊँगा, एल्बम्स और गाने निकालना, कॉन्सर्ट, इनके बारे में नहीं सोचा था मैंने। बट हाँ, एक वो रहता है मलाल कह सकते हैं, जो हुँ। एक वो सोच तो रहती है, बीच में आती है कि हाँ यार, गाना तो हम भी बना सकते हैं कुछ। हुँ। तो वो तो है। स्कूल टाइम में जब मैं सोचता था तो मुझे एक तो यूपीएससी दिखता था, व्हिच इज़ लाइक कि हाँ यूपीएससी, क्योंकि जब हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे या फिर एनुअल फंक्शंस होता था, तो उसमें कलेक्टर, डीसीज़ ये आते थे, तो इनको देख के वो था, इंस्पायर होता था मैं कि भाई हाँ यार, आईएएस बनना है। हुँ। और एक था मेरा कॉस्मोलॉजिस्ट, बिकॉज़ आई हैव अ इंटरेस्ट कि एस्ट्रोफिज़िक्स में, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में, तो एक वो मुझे बनना था। तो ये था, पर म्यूज़िक के बारे में एज़ अ म्यूजिशियन मैंने नहीं सोचा था। पर जब अब मौका मिलता है, जब हम जो ऑफ़िस से घर आता हूँ, सारे काम निपटा लेता हूँ, फिर भी अगर मेरे को थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है, तो हाँ, मैं म्यूज़िक ज़रूर करता हूँ। उसमें बीच-बीच में प्रैक्टिस, रियाज़ और कुछ भी आ जाता है, तो मैं उसे रिकॉर्ड करके या फिर अपनी डायरी में ज़रूर लिख लेता हूँ।
आपने दोनों चीज़ों को साथ में लेके चला, अपने पढ़ाई को भी, अपने करियर को भी और अपने पैशन को भी। लेकिन कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई भी आपकी हॉबी हो या पैशन हो, उसको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आपने वैसा नहीं किया और आपने सक्सेस भी अचीव की। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो आपका पैशन है, हॉबी है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर ये आपको और ज़्यादा बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है या फिर डिस्टर्ब करता है? नहीं, पैशन और हॉबी को हमको हमेशा साथ में लेके ही चलना होता है। होता क्या है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली यूपीएससी के बारे में देखते हैं, तो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। आपको बहुत सारा स्ट्रगल पढ़ना पड़ता है और उसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो। बर्नआउट होने की टाइम ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, जब आप पूरे बर्नआउट होते हो। आपके मान लो कोई टेस्ट सीरीज़ेज़ में नंबर नहीं आते हैं, तब हुँ। आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। तो उस मोमेंट पे एक ऐसी हॉबी अगर आपके पास हो जिसमें आपका स्ट्रेस सारा रिलीज़ हो जाए, तो वो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं साथ में। और रही बात मेरी, तो मैं अपने जो भी टेस्ट सीरीज़ेज़ देता था, अगर मान लो मेरा उसमें ख़राब रिज़ल्ट रहता था या फिर कोई ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं तो आप एक आइसोलेशन में रहते हैं। हुँ। किसी से आपका इतना कांटेक्ट होता नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब फ्रेंड्स से आपकी बातचीत नहीं होती, कनेक्ट नहीं होता। तो उस मोमेंट पे एक हॉबी जैसे म्यूज़िक हो गया, हुँ। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में। तो मेरे लिए तो म्यूज़िक काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मैं जब भी मान लो रिविज़न करते-करते ऐसे घूमता था अपने घर में ही, तो उसमें ज़रूर बीच-बीच में कुछ गुनगुना लेता था। तो उससे एक ऐसा फ़ील आता था कि हाँ, आई एम कनेक्टेड टू दिस थिंग। तो उससे एक हॉबी से कनेक्शन भी रहता था। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि मैं अब हॉबी भी नहीं करूँगा या फिर अपने जो ये खूबी है हुँ। छोटी-छोटी अंदर से, अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर मतलब वो वैसा हो जाता है कि यार बिन रस वाला चीज़ हो जाता है। दी हॉबीज़ फिल कलर इन योर लाइफ। और यूपीएससी की प्रिपरेशन ब्लैक एंड व्हाइट है। उसपे थोड़े रंग भर देता है ये, तो आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी आसान और अच्छी होती है। बेसिकली आपके हॉबी ने, म्यूज़िक ने स्ट्रेस बस्टर का काम किया आपके प्रिपरेशन में। यस, तो डेफिनेटली। आपका कौन-सा फ़ेवरेट सिंगर था जिसके गाने आप ज़्यादा गुनगुनाया करते थे या सुनते, जिन्होंने बूस्ट दिया आपको प्रिपरेशन में? काफ़ी हैं ऐसे तो, पर अगर मैं एक सिंगर की बात करूँ तो आतिफ़ असलम इज़ वन। हॉबीज़ को अगर आप किसी एक बंदे के हिसाब से देखते हैं, जैसे हुँ। मैं आतिफ़ आतिफ़ ही सुन रहा हूँ, हुँ। तो भी बोर हो जाते हैं। कुछ अलग-अलग ट्राई करना होता है। तो फ़ेवरेट तो मेरा आतिफ़ ही है, बट आई यूज्ड टू लिसन मल्टीपल म्यूज़िशियंस, सिंगर्स भी काफ़ी हैं, नुसरत खान साहब है, उनके गाने बहुत सुने। अरिजीत हुँ। अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, काफ़ी हैं, बट आतिफ़ इज़ माय फ़ेवरेट। तो अब तो आप आईएएस बन गए हैं, जो आपका गोल था वो आपने अचीव कर लिया। तो अब जो पैशन है उसके लिए क्या प्लान्स हैं आगे? जैसा कि मैंने कहा, जब भी ऑफ़िस से फ्री हो गया मैं और अपना सारा काम समेट लिया, बट स्टिल अगर मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैं उसमें म्यूज़िक का कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। रियाज़ मैं रेगुलर करता हूँ। मतलब ऐसा एज़ अ ट्रेन्ड म्यूज़िशियन वाला नहीं, रियाज़ अलग-अलग होते हैं। ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर्स जो होते हैं, दे यूज्ड टू सिंग राग और वो उस हुँ। हुँ। टेक्निकैलिटी में जाते हैं। बट इफ़ यू हैव मतलब अगर आपको अपनी गले का टेक्सचर और ये सब बिल्डअप करना है, तो उसकी भी एक अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। वो मैं रेगुलरली कर लेता हूँ, जब भी सुबह जल्दी उठना या फिर उसमें टाइम मैनेज करता हूँ मैं, अपना टाइम निकाल ही लेता हूँ। तो हाँ, ये म्यूज़िक तो कंटिन्यूड है अभी भी। रही बात सॉन्ग और उसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल को लेके, तो हाँ, मैंने 3 ट्रैक्स रिलीज़ भी करे हैं। सो दे आर ऑन इंटरनेट एंड आई एम वर्किंग ऑन द 4th वन। वो भी अभी रिसेंट कुछ एक महीने में रिलीज़ हो ही जाएगा। तो उस पे भी काम चला हुआ है, तो चला है वो तो। तो जो अभी एल्बम रिलीज़ होने वाला है, वो आप सुनाना चाहें? हाँ, उसके कुछ एक जो लाइन्स हैं मैं गा सकता हूँ। जी, बिल्कुल। मेरी जान तुझे है खबर, है नया सा असर, हैरते हो रही क्यों मुझे, हम्म, है नया रंगी, इधर उधर इधर उधर जाऊं, अलग सी
बहुत ही अच्छा गाना है सर। ये रिलीज़ कब होगा? इसकी डेट भी हम आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो पूरा गाना यूट्यूब पे जाके सुन सके। इस पे काफ़ी काम पड़ा है, तो आई कैन नॉट से अ फिक्स डेट, पर समवेयर 1-2 महीने में। बेहद कम उम्र में आपने अपना मुकाम हासिल किया, सिर्फ़ 23 साल की उम्र में जो है आपने यूपीएससी क्लियर किया। तो क्या माइंडसेट था वो जिसने इतनी जल्दी आपको अचीव करने में हेल्प किया? जितना एक्यूरेटली हमें जो सब्जेक्ट जितना बोला गया है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिमिटेड रिसोर्स हो बट एप्ट रिसोर्स हो। दूसरा ये था कि मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स करने हैं। ये सब मैं इसलिए जान पाया क्योंकि मेरे कॉलेज से काफ़ी लोगों का सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुका था। मेरे सीनियर्स थे जो सम आर इन सर्विसेज, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करा कि देखो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उनकी मिस्टेक्स या उनकी जो सक्सेस के फीचर्स थे उनको मैंने समझा, उसी के हिसाब से मैंने फिर तैयारी अपना शेड्यूल बनाया और लिमिटेड पढ़ा। अननेसेसरी मैंने हर किसी चीज़ों मटेरियल्स या फिर इसको नहीं लिया। मैं दिल्ली भी नहीं गया। दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ द गुड थिंग व्हिच हुँ, हैपेंड टू मी। दिल्ली ना जाना इज़ समटाइम अ गुड डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो आपका जो भी प्लान्स जो आपने बनाए हैं, वो उसमें काफ़ी खलल पड़ता है। आप अलग-अलग मटेरियल रिसोर्सेज़ और अलग-अलग लोगों की बातें सुन के बड़े कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी सटीक रखनी थी कि भाई प्रिसिज़न से काम करना है और एक्यूरेसी से काम करना है। जितना हो सके रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और ये एक और पॉइंट मेरे माइंड माइंड में हमेशा रहता था कि भाई ये लंबी लड़ाई है। हुँ, अगर इसमें नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव अदर ऑप्शंस, इतना तो वी हैव सम क्वालिटीज़, इतनी तो क्वालिटी है। हुँ, तो ये एक अलग जो है ये कॉन्फिडेंस देता है। अ, अम, और एक ये भी था कि अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में या फिर दूसरे कितने भी अटेम्प्ट में हो, एटलीस्ट 3-4 अटेम्प्ट तक तो आई हैव टू हुँ, ट्राई। उतना तो रखना है, एकदम धराशायी हतोत्साहित नहीं हो जाना है कि यार पहले में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे में भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लंबी लड़ाई है। वी हैव टू बी लाइक राहुल द्रविड़, धीरे-धीरे चलो हुँ, होगा। अभी नहीं हो रहा है, इसमें कम नंबर आए, अगले में अच्छे आएँगे, उसमें उससे बाद में और अच्छे आएँगे। ऐसे करते-करते आपका ग्राफ भी बढ़ता जाता है। आप पहले टेस्ट स्कोर्स में बहुत कम करते थे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपके स्कोर्स बढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप और कॉन्फिडेंस भी मिलता रहता है, तो अच्छा कर लेते हैं इससे। आपने बताया आपने अननेसेसरी रिसोर्सेज या मटेरियल्स नहीं ज़्यादा पढ़े, जितना ज़रूरत था उतना पढ़ा। लेकिन अभी जो है बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो चाहे फिर ऑनलाइन हो, बुक्स भी बहुत सारी हैं। तो आप भी अभी के ही बैच के हैं, तो आपको भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज मिले होंगे। तो आपने कैसे उनको सेलेक्ट किया, या कौन से कोर्सेज जो है आपने ज्वाइन किए, या कोई चैनल्स जो आपने फॉलो किए हों? इसमें मैंने पहले क्वेश्चन में जैसे आंसर किया था कि माइंडसेट होता है, तो हुँ, उससे आप एक प्लान बनाते हो। तो इस प्लान को वर्कआउट करने के लिए मैंने अपने सीनियर से काफ़ी बात करी। मैंने तैयारी में घुसने से पहले यह तैयारी करी कि भाई एक्चुअली घुसना कैसे है? घुसूँ तो किस तरह से जाना है? तो लगभग आए थे 1 हफ्ता, फॉर अ वीक आई जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स में कैसा पूछा हुँ, जा रहा है, मेंस में कैसा पूछा जा रहा है। तो और जो है टॉपर्स की आंसर शीट्स भी देखी थी मैंने कि भाई इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि इनको एडिशनल हुँ, मार्क्स मिले हैं। तो उससे क्या है कि काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छा यूपीएससी इसी टाइप से पूछ रहा है अभी, तो उसी हिसाब से मेरे को मटेरियल चूज़ करना है। इसलिए कुछ-कुछ चुनिंदा बुक्स मैंने ली थी, जैसे लक्ष्मीकांत वैसे लोग पढ़ते पर मैंने नहीं पढ़ी वो। क्योंकि मेरे सीनियर्स ने पढ़ी थी, उन्हीं के नोट्स मैंने ले लिए थे, तो मेरे को काफ़ी उससे हेल्प हो गई थी। साथ के साथ करंट अफ़ेयर्स के लिए विज़न का पीटी 365 होता है, जो कि सभी पढ़ते हैं। और उसके साथ-साथ अगर मान लो न्यूज़पेपर मैंने रेगुलरली नहीं पढ़ा, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। मैं स्टडी आईक्यू करके है कोई चैनल है, हुँ, हुँ। वो यूट्यूब पे। अपना करंट अफ़ेयर का कुछ निकालते थे। मैं न्यूज़पेपर को बस ऐसे सरसरी नज़र से देख लेता था, ताकि उससे ये पता चल जाए कि मेरा न्यूज़ में आजकल आ क्या रहा है। हुँ, वो टॉपिक पता चल गया, फिर यू कैन वर्क ऑन इट।
फिर आप स्टडी आईक्यू जैसे फॉर्म्स हो गए, हर दिन का एक 24 आवर का वो निकालते हैं कि क्या हुआ आज के दिन में, उसकी वीडियो और उसकी वो पूरा अंडरस्टैंडिंग करके पूरा बता के देते हो। तो वो मैं ले लेता था ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। मुझे जहाँ मेहनत करनी है मैं उधर करूँगा। जितना हो सके मेरा काम यहाँ कम हो, रिविजन्स में मेरे काम ज़्यादा हो, तो रिविजन मैं बहुत ज़्यादा करता था उन चीज़ों का। तो स्टडी आईक्यू एक हो गया। फॉरम आईएएस काफ़ी अच्छा लगा था। फॉरम आईएएस के काफ़ी ठीक-ठाक ऐसे अगर कोई एक चुनिंदा टॉपिक हो गया जैसे ओशन एसिडिफिकेशंस, ऐसे कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो रादर देन गोइंग कि भाई मैं पूरी क्लास ले लूँ ज्योग्राफी की, व्हाई नॉट गो टू दैट थिंग कि भाई इतना ही है, इतना ही मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, ओशन एसिडिफिकेशन यूपीएससी लिख दिया। तो उसके बाद फॉरम आईएएस और ऐसे-ऐसे काफ़ी चैनल्स के आ जाएँगे। तो तब तक आप जाओ, तब तक आपको सैटिस्फैक्शन ना हो कि मैं इतना आंसर ना लिख दूँ कि मेरा मेंस में मेरा मटेरियल सफिशिएंट हो मेरे आंसर्स में। जेनजी ऐप है, जेनजी का जो माइंडसेट होता है बिल्कुल अलग बताया जाता है कि पेशेंस इनमें नहीं होता है, शॉर्टकट्स करते हैं, वो आपने भी किया। कहा जाता है कि ये सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो आपने इन चीज़ों को कैसे बीट किया? मुझे लगता है जेन ज़ी सोशली एक्टिव नहीं है। दे आर नॉट सोशली एक्टिव। दे आर सोशली एक्टिव इन देयर फ़ोन्स। हुँ, वैसे वो सोशली एक्टिव नहीं है, क्योंकि सोशली एक्टिव का मतलब होता है कि यू आर इंटरैक्टिंग विद मल्टीपल पीपल इन अ फिज़िकल वर्ल्ड, नॉट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। लेकिन देखते हैं ना कि मतलब जेनजी तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना? नहीं होते। मतलब सी एक्सट्रोवर्जन इज़ लाइक सिनेरियो पर सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि सोशल मीडिया और इसमें क्या है, एक एनोनिमिटी फैक्टर होता है। आपको ये नहीं पता होता कि वो बंदा एक्चुअल में क्या फ़ील कर रहा है। आप वही चीज़ दिखाते हो जैसे लोग पसंद करते हैं। हुँ, तो आपकी जब अलग क्वालिटीज़ दिखने लगती हैं तो जेनज़ीज़ ये फ़ियर, उनको ये टेंशन, स्ट्रेस होने लगती है कि हाउ पीपल इज़ लुकिंग मी राइट नाउ, अभी मेरे को कैसे देख रहे हुँ, हैं, जज कर रहे होंगे। तो जेनज़ी स्ट्रेस्ड आउट जल्दी होते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं। इसी ओवरथिंक के चक्कर में वो और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हुँ, तो यही वो चीज़ है कि रील देखते हो आप, रील देखते हो, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसा करता हूँ। फिर आप देखते हो यार यार मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना बाकियों को मिल रहा है, देन यू डू मोर, मोर हुँ, एंड मोर। इसलिए आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो सोशल मीडिया में। व्हेयरएज़ जब आप एक्चुअल लाइफ में आते हो तो थिंग्स आर प्रिटी डिफरेंट। मेरी बात रही तो मेरे पास फ़ोन था, पर मैं फ़ोन जनरली मेरे पेरेंट्स को ही दे देता था। वही मेरा फ़ोन रखते थे। मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करता था, जिसमें मेरा साइड डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। मैं इंस्टाग्राम, मेरे पास मैंने अकाउंट ही आफ्टर लबासना में आया तब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया अपना। फ़ेसबुक मेरा आज भी नहीं है। तो इन सारी साइट से मैं था ही नहीं कभी। तो ये एक बेनिफिट था कि जब मैंने उसमें एंटर ही नहीं किया, तो मैं उससे दूर ही रहा। अ, और यूट्यूब भी क्या है ना, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। आपकी वीडियोज़ अलग-अलग आती हैं, आप एक में जाते हो फिर दूसरे में जाते हो, ठीक है? तो उसमें आपको टाइम देखना पड़ेगा कि भाई मेरा टाइम ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा वो 1 घंटा ही, उसके बाद नहीं। तो वो एक हैबिट हो जाती है। जब आप एक बारी ना उस रेस में घुस जाते हो ना, और जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि भाई यूपीएससी क्लियर करना है, तो फिर आप ज़्यादा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सोशल मीडिया साइट्स पे। आपको पता है कि मेरे को जितना चाहिए मैं उतना ही करूँगा। आगे बढ़ते फिर ऐसा रहता है। तो आपने सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं किया, आप उस वाले लूप में नहीं फँसे कि 5 मिनट फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा ब्रेक के लिए और फिर कब घंटों निकल गए पता नहीं चला? नहीं, मैंने ये नहीं करा। और दूसरा क्या था ना, मैं घर पे था, तो घर पे मम्मी-पापा इनकी नज़र रहती है आप पे। तो वो कह देंगे, "अरे! तू अभी भी फ़ोन चला रहा है।" तो मैंने कहा तो इनसे इन लोगों की नज़र मेरे पे हमेशा रही। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स का रोल मुझे बहुत ज़्यादा लगता है यूपीएससी में। और मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मैं मेरे मेरे पापा ने यूपीएससी दे दिया ऐसा लग रहा है मुझे। अगर वो आज बैठे तो वो निकाल देंगे। उनकी स्ट्रैटेजी ही मेक स्ट्रैटेजी लाइक ऐसे कि भाई एक सवाल इतने मार्क का होगा, इतना सवाल इतने टाइम में करना होगा। तो उनका वैसे माइंड चलता है। और वो बताते थे कि हाँ यार इस तरह से भी कर, तू इस तरह से भी कर। इस ये एक फैक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा था सिलेक्शन होने में।
मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, स्टोरी इन द सेंस कि जो एक्चुअल में हुआ था। जिस दिन मेरा मेंस था ना, हुँ, मेंस बाड़मेर इज़ अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे सेंटर नहीं होता मेंस के एग्ज़ाम्स का। मेंस के एग्ज़ाम का सेंटर जनरली कैपिटल्स में होता है। तो जयपुर में सेंटर था। तो हम लोग एग्ज़ाम्स देने गए थे। जयपुर इज़ अराउंड 12 घंटे की दूरी पे लगभग है, 10-12 घंटे की दूरी पे। तो वहाँ गए थे। ही इज़ विथ मी, मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहते ही हैं एग्ज़ाम के समय, जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो वो रहते थे। तो मेंस के टाइम में भी थे। और मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 25th ऑफ सितंबर मेरी दादी एक्सपायर हो गई। और उस बंदे ने मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। ही वॉज लाइक टू, मतलब वो अंदर अंदर ही ऐसे, उन्होंने खाना नहीं खाया और मुझे मुझे बोलता था कि तू खाना खा ले, पेपर अच्छा होगा। मैं बोलता था आप भी खाओ। वो लगा नहीं नहीं आज मेरा व्रत है, या ऐसा कुछ करके उन्होंने किस तरह से, मतलब वो चीज़ को दबा के रखा होगा कि भाई इसका पेपर ना जाए, ना खराब हो। तो इतना मतलब ही मेड। और जब वापस आए तब लोगों का अलग रहता है कि भाई ये नहीं आया। देन ऑल्सो हुँ, उस स्ट्रेस को भी मेरे फादर ने हैंडल करा। तो मेरे सक्सेस रेट में मैं बोलता हूँ, अगर 95%, मतलब अगर मैं मेरी मेहनत की बात करूँ तो मेरा मेहनत 1% ही है। 99% जो मेरा एफर्ट है वो मेरे फादर का है, फादर और मेरे मदर का है। सो दैट इज़ द थिंग। एक बड़ा क्रेडिट आप अपनी सक्सेस का अपने मम्मी-पापा को देते हैं। हाँ, वही है, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की जो दुआओं और उनके एफर्ट, उन्होंने जो बहुत चीज़ें करी। आपको लगता है जैसे अब मैंने मेरे फादर की बात बताई, मेरी मदर की बात ये है कि शी इज़ अ स्कूल टीचर। हुँ, तो वो लेक्चरर हैं। तो शी वेंट टू स्कूल, वो वापस आती थी, फिर ये भी देखती थी कि भाई इसको खाने-पीने का कोई इश्यू ना हो। चाय-वाय जो भी खाना, जिस टाइम पे मेरे को चाय पीनी होती थी, वो उस समय चाय बना के रहती थी। 1 मिनट भी ऊपर-नीचे नहीं होता था। इतना वो लोग केयर करते थे। सबसे ज़्यादा बिल्कुल एकदम कवर करके रखा कि तू हुँ, बस प्रिपरेशन तू कर बेटा। प्रिपरेशन कर। तो ये चीज़ चाहिए। ये जब होती है तो आप जल्दी भी कर पाओगे, आप चीज़ें समझ भी पाओगे, आप पे स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ है, दे आर लाइक अम्ब्रेला कि भाई तू कर, हम पूरा देख लेते हैं, घर-वर जो भी है। वो आज भी, अभी भी मुझे लगता है कि वो उस लाइफ़ में नहीं रहते, बड़े सिंपल से हैं वो। वो आज भी वैसा उनमें वो नहीं है कि भाई गुरूर जो आ जाता है, वैसा नहीं है। दे आर लाइक अच्छा यार, हम तेरी मेहनत है। और वो उसमें भी मेरे को बोलेंगे कि तूने किया है ताकि बच्चा खुश रहे। तो ये मतलब उनका तो सैक्रिफाइसेस काफ़ी हैं। वो किसी फैमिली फंक्शंस में नहीं गए उन्होंने। काफ़ी फैमिली फंक्शंस वो खुद गए नहीं, कहीं घूमने नहीं जाते। वो राजस्थान से बाहर बहुत कम निकले। ऐसी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा कुछ चेंज आया, कुछ चेंज किया है कि हाँ, हाँ, अब सबको बताते हैं हाँ, हमारा बेटा आईएएस बन गया है। हाँ, अब वो तो जनरली सबको पता ही चल जाता है कि हुँ, भाई यूपीएससी में जो आई सेलेक्ट होता है तो सबको पता ही होता है कि हुँ। भाई इनके फैमिली में आईएएस है। अ, पर हाँ, सीन अभी काफ़ी चेंज हुआ है। वो भी अभी थोड़ा हल्का-हल्का उन्हें स्ट्रेस कम हुआ है, क्योंकि एक बच्चा अगर सेटल हो जाता है घर में, तो पेरेंट्स का वैसे ही स्ट्रेस कम ही हो जाता है। आप अपने प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन के लिए आई दूसरे आईएएस की वीडियोज़ देखते थे, संदीप माहेश्वरी को आप काफ़ी ज़्यादा सुनते थे, हुँ। लेकिन अब आप खुद आईएएस बन गए हैं। अब दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपको देखेंगे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ एडवाइस करेंगे? संदीप माहेश्वरी को मैं देखता था। ये एक्चुअली मेरी प्रिंसिपल थी स्कूल की। उन्होंने बताया था कि एक संदीप माहेश्वरी करके एक यूट्यूबर, मतलब पर्सनैलिटी है, हुँ, हू मेक मोटिवेशन वीडियो और ऐसा। तो मैं तो उसको भी देखा। बाकी कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स को भी सुनते थे जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते थे, जब ऐसा हुँ, लगता था कि यार अब नहीं हो पाएगा या क्या होगा उस वक्त। पर मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं हुँ। होता। मोटिवेशन जब तक इंटरनली नहीं आता है तब तक चीज़ें नहीं होती। आप आज किसी का वीडियो देखेंगे, कल फिर आपको लग जाएगा यार अब मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। फिर आप किसी का वीडियो देखेंगे फिर डिप्रेस हो जाएँगे। तो ये तो एक वो हो गया अप्स एंड डाउन, साइनसॉइडल वेव हो गई ये। वैसा नहीं है। आपको अगर मोटिवेशन इंटरनली मिल रहा है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो आपकी हिस्ट्री से आता है, कि आप खुद कैसे थे, आपने क्या करा। फॉर से अगर आप अच्छे स्कूल में
अच्छा स्कोर कर रहे थे, अभी तक अच्छा स्कोर करते आए हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली अंदर से मोटिवेशन देगा कि हाँ यार, यूपीएससी है क्या, एक्चुअली तो एग्ज़ाम ही है, हर एग्ज़ाम्स हम करते आए हैं तो ये भी कर ही लेंगे। ये जो है वो इंटरनली आना चाहिए। दूसरे हैं कि आपकी कंडीशंस भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी गरीब फैमिली से होता है, आज वो भी स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और काफ़ी ऐसे सेलेक्ट भी हुए हैं आप देखें तो। वो जो उनका जो कंडीशन है ना, वही उनको आगे बढ़ने के लिए कहता है कि यार मुझे करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट करती है। तो सबसे पहले यू नो योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा। आपको किसी दूसरे पर्सनालिटी की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने भी वो किया और हर एस्पिरेंट अभी भी वो हाँ, करता है कि वो थोड़ा सा तो बूस्ट हाँ, मिल जाए। वो चीज़ें क्या है कि समझ में हम्म, समझ डेवलप होती है ना। हम्म, यूपीएससी आपको ये सिर्फ वो एग्ज़ाम नहीं है जो नोट्स या फिर हम्म, मटेरियल या फिर इस हिस्ट्री पॉलिटी इसका नहीं है। यूपीएससी आपको ओवरऑल जज कर लेता है कि यार हम्म, आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, एस्पिरेंट और ये सारी हम्म, फिल्म्स जो हैं हम्म, वो आपको दिखाती है कि यूपीएससी एक्चुअली ये सारी चीज़ भी देख रहा है। आप हम्म, कितना अवेयर रह पाते हो उसमें। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अवेयरनेस से सॉल्व होते हैं कि डे टू डे लाइफ में आप लोगों से कितना बात करें तो आपको कितना अवेयर हुए आप। अच्छा हाँ, एक ये चीज़ थी कि आइसोलेशन वाली बात है, हम्म, तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? वो अवेयरनेस आती है जब यू हैव एटलीस्ट वन पर्सन जिससे आप बात करें। हम्म, ऐसा बंदा होना चाहिए, एटलीस्ट एक दो बंदे। एपीजे अच्छा, अब्दुल कलाम जी ने जैसे बोला था कि 100 बुक से ज़्यादा या 1000 बुक से ज़्यादा बढ़िया एक दोस्त होता है। हम्म, वैसा कोई होना चाहिए जिससे आप बात करोगे तो आपको उसका एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, और वो जिस सराउंडिंग में रहता है उन लोगों का भी पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, हम्म, है ना। तो इस तरह से आपकी अवेयरनेस और बिल्डअप होगी। ठीक है, बाकी जनरली आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स में देखते हो उससे तो रहता ही है, पर एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो आपको एक दूसरे लेंस से मिलेगा। अब जैसे कि यूपीएससी जैसे फॉर से गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, हम्म, तो जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो आपको एक गवर्नमेंट का बंदा बताएगा, हम्म, बता सकता है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के सेटअप में रह रहा है। तो वो जो कंडीशंस बताएगा, वो जो सिनेरियोज, वो जो सिचुएशंस जिस तरह से हैंडल करता है कि भाई जो सोशल मान लो सोशल मैटर्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, तो जो उस गवर्नमेंट के बंदे को पता होगा, जो एक्सपीरियंस उसने करा होगा, वो आपको पेपर में किसी बुक में नोट में नहीं मिलेगा। तो ऐसा एक बंदा, जैसे मेरे लिए मेरे फादर ही थे वो, हम्म, ही इज़ इन गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो बीडीओ अधिकारी। हाँ, हम्म, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव बताता था कि भाई रूरल डेवलपमेंट में ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना ये आपको, और ये जब आप मान लो अगर आपने अपने आंसर्स में लिख दिया है हम्म। तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, फिर आपका आंसर बाकी से अलग हो जाएगा। जैसे आप अपने प्रिपरेशन में आईएएस को सुनते थे और आपने भी एडवाइस किया, जो दूसरे एस्पिरेंट सुन रहे हैं वो आपको देखेंगे सुनेंगे, लेकिन अब जेंजी को हर चीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। तो मैं चाहूँगी कि मोटिवेशनल कोई सॉन्ग आप उनके लिए सुना दें जिससे थोड़ा सा बूस्ट उनको मिल जाए, या जो आप सुनते थे आप वही उनको सुना दें। तो ये गाना मोटिवेशन के लिए हम्म, फॉर एस्पिरेंट्स। हम्म, खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया, मिल गया, रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ, तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, वह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। बहुत ही अच्छा आपने गाया। थैंक यू। हर एस्पिरेंट को मुझे लगता है इस अब तो मोटिवेट हो जाना चाहिए, एक बूस्ट उनको मिलना चाहिए।
यूपीएससी क्लियर करने के बाद लबासना आप गए ट्रेनिंग के लिए और हमने बहुत सुना है कि काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है लबासना में ऑफिसर्स की। लेकिन कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने देखा, सुना। तो जैसे डीजे नाइट एंड ऑल, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या आपकी वहाँ की कोई मेमोरी हो तो वो शेयर कीजिए? लबासना हर एस्पिरेंट के लिए लबासना एक मेमोरेबल प्लेस है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है और वो है भी एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। लबासना में चीज़ें बड़ी हेक्टिक होती हैं, बट साथ के साथ लबासना में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है जो हमेशा आपको मेमोरीज़ में याद रहती हैं। मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी हैं। जैसे फाइन फॉरेस्ट में हमारा ट्रैक होता था। मसूरीज़ में और भी सारे बर्ड जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक, और ये ट्रैक काफ़ी मेमोरेबल थे। लंबे थे, बड़े थका देने वाले थे, बट स्टिल जब हम इतने सारे लोगों के साथ होते हैं, सभी बैचमेट साथ में होते हैं, तो वो काफ़ी एक मेमोरेबल मोमेंट था। दूसरा, लबासना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवाता है जो जिसमें आप बाकी सारे लोगों के साथ बॉन्ड करते हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो आपके लिए बड़ी यादगार होती हैं। हिमालयन ट्रैक एक हमारा लबासना करवाया करता है। भारत दर्शन हो गया, विलेज विज़िट हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम कलेक्टिवली साथ में करते हैं, तो इसमें हम काफ़ी सारी मोमेंट्स बनाते हैं। हुँ। जब भी, जैसे मेरा विलेज विज़िट छिंदवाड़ा में था, मध्य प्रदेश में। तो जब भी मैं छिंदवाड़ा के बारे में सोचता हूँ तो वो सारी मोमेंट्स याद आने लगती है मेरे को कि यार विलेज में हम कैसे हुँ। रहते थे, पंचायत भवन में हम रहा करते थे, हमारा डिनर किस तरह से होता था। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें जो घटित हो चुकी हैं, वो हमारे दिमाग में आती हैं। तो काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक टाइप का फीलिंग भी आता है। इवन लबासना हमें बुलाता भी है वापस आए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप वापस लबासना जाते हैं। फिर भी वो सारी मेमोरीज़ वापस याद आती हैं। आपका रूम नंबर, हुँ। आपकी हॉस्टल, जब भी आप वहाँ से गुज़रते हो तो एक जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हुँ। है, वो हमेशा रहती है। डीजे नाइट और ये तो बेसिकली कभी-कभी कल्चरल इवेंट्स होते हैं हमारे, हुँ। तो उसमें आते हैं जो परफ़ॉर्मेंसेस वग़ैरह होती हैं, तो वो तो है ही, वो काफ़ी फ़न लविंग होता है। अ, और मज़ा आता है उसमें काफ़ी, आप सब लोग साथ में एन्जॉय करते हो, तो बहुत ही यादगार मोमेंट्स हैं वहाँ पे मेरे। लबासना के लिए अब कहा जाता है कि वो मैट्रिमोनियल सेंटर भी बन गया है। जो लबासना के फॉर्मर डायरेक्टर हैं संजीव चोपड़ा जी, उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल भी किया गया। तो उन्होंने कहा कि जिस उम्र में वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहाँ पर उस उम्र में ये सब होना स्वाभाविक है, रिलेशनशिप एंड ऑल। तो आपके टाइम पीरियड में आपने ऐसा कुछ देखा कि अपने आस-पास ऐसे कुछ रिलेशनशिप वगैरह जो लबासना में शुरू हुए हों, या आपका ऐसा कुछ रहा, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि लबासना ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाता है, जिससे बॉन्डिंग बिल्ड होती है। हुँ। आप लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, और इवन जब सिलेक्शन के बाद उम्र भी वही हो जाती है जैसा हुँ। जैसा आप बता रहे हैं, तो उम्र भी वही है। और वहाँ जब लोग जाते हैं, काफ़ी लोगों से बॉन्ड करते हैं, तो जिसके साथ वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं, तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। फिर फर्दर अगर वो चाहे तो वो उसे कंटिन्यू करके आगे शादी भी करते हैं। ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स आपने देखे होंगे, हुँ। जिसमें जो सर्विस में है, इन सर्विस पेयर्स बोल सकते हैं, हुँ। कपल वगैरह। तो ऐसे होता है, ये तो नॉर्मल है। तो जैसे वहाँ से रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, नई स्टोरीज़ बनती है, फिर आगे जाके वो शादी भी करते हैं। बाकी ये ट्रेंड भी आजकल चल गया है सेम प्रोफ़ेशन में शादी का। आपने ऐसा कुछ सोचा है सेम प्रोफ़ेशन में शादी का, या फिर मम्मी-पापा की पसंद की ही बिन्नी आप लेकर आएँगे क्योंकि राजस्थान से आप हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सर्विस और ये मैटर नहीं करता कि सेम हो। द थिंग व्हिच मैटर इज़ कि तुम कितने कंपैटिबल हो उस बंदे के साथ। अगर मान लो तुम्हारी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ गई, तुम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है शादी के लिए। इन सर्विस के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो एटलीस्ट इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई मेरे घर में भी तनाव हो। हुँ। पब्लिक और पर्सनल दोनों लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको, हुँ। और ऐसा बंदा चाहिए जो आपको समझे, हुँ। आपकी सारी समस्याएँ आपको अ, अंडरस्टैंड करे कि ये बंदे किस तरह से, यार ये एक्ट करता है, ऐसे स्ट्रेस हुँ। में वो किस तरह से एक्ट करेगा, मैं क्या करूँ? मतलब ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो है। तो आपका ऐसा कुछ सेम प्रोफ़ेशन वाला नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो जिसके साथ कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है, वो उसके साथ ठीक, मेरे को लगता है उसी के साथ करनी चाहिए। बाकी
इस चॉइसेस हैं, मैरिज इज़ लाइक कि किसकी चॉइस क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं, वो उस पे मैटर करता है, वो पर्सनल चॉइसेस हैं। जब आपने आईएएस की सर्विस के बारे में सुना था तो आपने यूट्यूब पे सर्च करके देखा था और आपने काफ़ी वीडियोस देखी आईएएस की गाड़ियाँ एक के पीछे एक जा रही हैं आईएएस ऑफिसर की, तो आपको देख के लगा कि हाँ पावर है। अब वही पावर वही गाड़ियाँ आपके पास भी और आगे वो और बढ़ेंगी पोस्ट के साथ साथ। तो अब आपको कैसा महसूस होता है? अगर हम सर्विस को सिर्फ़ गाड़ियों के हिसाब से देखें तो वो फिर बड़ा छोटा होगा। छोटे पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, बड़े नैरो वे में आप उसको देख रहे हो। गाड़ियाँ-वाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें आपको, मेरे को नहीं लगता रीज़न होना चाहिए, ठीक है। रही बात पावर की, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें। यहाँ पे ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको वो गाड़ियों और वो जो हुँ, वो शोशा वगैरह है, वो आपको अच्छा लगेगा। पर उस दिन उसके बाद आप खुद बोर हो जाओगे। देन यू हुँ, स्टार्ट्स टू रियलाइज़ कि यार सर्विस इसमें इससे बहुत बड़ी है। लोगों के प्रति आपकी जवाबदारी होती है, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो जितनी स्ट्रॉन्ग आपके पास पावर होती है। क्वेश्चंस आपको करेंगे लोग। हुँ, आपके हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शंस पे क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि उसको आप मेनली देखें, ठीक है? और मैं सर्विस में आने के बाद मैंने तो यही जाना है कि अ, ये जो चीज़ें हैं पावर और ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी हो जाती हैं। द प्राइमरी थिंग इज़ सर्विस टू द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हैं। क्योंकि आपके एक डिसीजन से यार किसी का भला हो सकता है, हुँ। किसी का नुकसान भी उतना ही हो सकता है। तो मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। हाँ, रियलिटी काफ़ी अलग है और एक्सपेक्ट भी मैंने ऐसे एज़ सच ऐसे नहीं करा था कि इतनी पावर होती है, इतना ये हुँ, होता है। क्योंकि सर्विस में मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हुँ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो गया था। उनसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि यार सर्विस में सिर्फ़ कोई ऐसा पावर का खेल नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारी आप पे होंगी, आप उसके जवाबदेही होंगे। तो ये पहले से क्लियर था। पर हाँ, रियलिटी अलग होती हैं। रियलिटी काफ़ी अलग है जितना हम सुनते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को वो रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। हुँ, जो भी एस्पिरेंट उसमें उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा है। हुँ, सर्विस आपको सोशल कैपिटल बिल्ड करके दे सकती है, वो बहुत अच्छे से बिल्ड करती है। सोशल कैपिटल माने कि रिस्पेक्ट जो है, हुँ। वो आपकी ज़्यादा होगी। पर जब आप पावर की बात करते हैं तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। हुँ। आप उससे अलग नहीं देख सकते सर्विस को। 2023 बैच के आप आईएएस ऑफ़िसर हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप इज़िली डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं अपने पहले की लाइफ़ को और अब आईएएस बनने के बाद की लाइफ़ को। तो अगर डिफ़रेंशिएट किया जाए, तो पहले और अब से क्या बड़े बदलाव आपकी लाइफ़ में आए हैं? या फिर अगर हम बात करें, तो इनिशियली एक आईएएस ऑफ़िसर को क्या बेसिक सैलरी और पर्क्स मिलते हैं? अगर इसकी बात करें कि डिफरेंट क्या हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हाँ, फ़ाइनेंशियल चेंजेज़ आते हैं। मतलब हुँ, मेरी फर्स्ट जॉब है ये, हुँ, तो एक वो है कि कुछ ना मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ गए। हुँ, तो एक फ़ाइनेंशियली हुँ, सिक्योरिटी जो हम बात करते हैं, हुँ, वो हो गई है। हुँ, दूसरा चेंज जैसे मैंने पहले बताया सोशल कैपिटल काफ़ी बिल्डअप हो जाती है, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देने लगते हैं। आप इवन जब मैं घर जाता हूँ तब भी लोग बड़े सम्मान देते हैं। इवन हिमाचल में भी काफ़ी, हिमाचल में हुँ, ऑब्वियसली तो होगा ही। रही बात सैलरीज़ की, तो जो हमारे जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, उसके हिसाब से हमारा इनिशियल बेसिक ग्रेड जो होता है वो 56,100 रुपीज़ के अराउंड होता है। उसके बाद से उसका डीए वगैरह मिलता है। लबासना में जब हम थे तब हमारा अराउंड 70,000 के आसपास हमारी सैलरी होती थी। लेटर ऑन जब हम प्रॉपर काडर में आते हैं तो काडर हमको अलग से मान लो कुछ काडर जो हैं वो कुछ अलग अलग से अलाउंसेस देते हैं, वो कैडर पर कैडर चेंज होता है। अ, अभी जो इनिशियल फेजेस में आपकी सैलरीज अराउंड 80,000 या उसके आसपास रहती है, लेटर ऑन वो बढ़ती जाती है विद साल दर साल सैलरीज बढ़ती है। बेसिक अगर मैं पर्क्स की बात करूँ तो बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं जैसे घर, गाड़ी, ड्राइवर, ये तो बेसिकली मिलता है। विद पोस्ट ये आते हैं, जैसी पोस्ट होगी उस हिसाब से आपको पर्क्स मिलेंगे। फॉर से अगर मान लो डीसी है तो डीसी के पास गाड़ी तो दो हुँ, तीन गाड़ी रहेंगी, आपका एक गनमैन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जिस पोस्ट पे आप होते हो उस हिसाब से आपको मिलता है। अगर आप सेक्रेटेरिएट में जाते हो तो कभी वहाँ पे तो पूलिंग सिस्टम है, वहाँ पे एक ही गाड़ी होती है, उसमें
पूरा स्टाफ, मतलब जो बड़ी गाड़ी रहती है जैसे पूल में जैसे मूव करते हैं लोग एक जगह से, वैसे वैसे रहता है। वो तो पोस्ट दर पोस्ट चेंज होती है। तो ये तो रही एनवायरनमेंट की बात। वहीं अगर हम अब लोगों की बात करें, आप फील्ड विजिट्स पर जाते होंगे, लोगों से इंटरेक्शन होता होगा, तो यहाँ के लोग कितने ज़्यादा आपको वहाँ से अलग लगे? किस तरह का माइंडसेट लगा? कैसा कल्चर लगा? यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ बाड़मेर, राजस्थान और हिमाचल की, दोनों में एक डिफरेंस मेजर ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े अवेयर हैं अपनी राइट्स को लेके, अपनी बेनिफिट्स, अपने अधिकारों को लेके काफ़ी अवेयर हैं, इवन वोकल भी हैं उतना ही। दूसरा है यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। ये एक रीज़न है वाई पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल बेनिफिट्स जो उनको मिलने चाहिए। तो ये मेरे को एक डिफरेंस मेजर दिखता है राजस्थान के जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और जब मैं हिमाचल के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। लोग खुद आपको बता देंगे कि भाई मेरा ये है, भाई मेरे को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरी इस स्कीम के तहत मेरे को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, या ये स्कीम है इसमें मेरा ये अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो लोग इसमें यहाँ पे अवेयर बड़े ज़्यादा हैं। दूसरा है यहाँ पे लोग ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते, यूज़ ऑफ एनी अब्यूजिव वर्ड्स और वैसे नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आएंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है, आपकी पोस्ट का आपको आदर करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि दे आर लाइक एग्रेसिव अबाउट देयर चीज़ है कि भाई मेरे को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिया। ठीक है, दे आर नॉट सो एग्रेसिव, अपनी बात पीसफुली रखते हैं। ये एक डिफरेंस है। अभी आप कांगड़ा पालमपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका अभी ही ख़त्म हुआ है। तो कितना कुछ नया सीखने को मिला, या फिर एक प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर अगर ट्रेनिंग पीरियड में किस तरह का डेली रूटीन रहता था? प्रोबेशन की बात करें तो हमारा लगभग 2 साल का प्रोबेशन होता है, और उसमें कुछ हम लबासना में बिताते हैं, कुछ हम ऑन फील्ड ट्रेनिंग रहती है हमारी, जिसमें हम काडर में जाते हैं, और काडर में हमें एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ अटैच होते हैं और उसकी वर्किंग और जो भी उससे रिलेटेड जो विभाग हैं उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। रही बात उसके बाद हम दिल्ली में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी की तरह पोस्ट करा जाता है हमें, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग डिपार्टमेंट में। अम, यहाँ की अगर मैं प्रोबेशन पीरियड जो मेरा हिमाचल में बीता है अगर उसकी बात करूँ, तो इट्स डिपेंड ऑन योर डीसी कि वो आपको किस किस पोस्ट पोजीशंस पे कहाँ कहाँ आपको पोस्ट करते हैं, कितना एक्सपीरियंस आप ग्रहण कर पाते हैं। तो उस समय तो डीसी ही आपका गार्जियन होता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर से सीखी हैं, काफ़ी अच्छा प्रोबेशन गुजरा है मेरा, काफ़ी सीखा है मैंने वहाँ पे। मेरा प्रोबेशन मंडी में बीता था, और मंडी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन वर्क इन हिमाचल। बड़ा बहुत ही अच्छी जगह है। काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ पे, लोगों के बारे में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करा तो पता चला लोग कैसे हैं। और इवन हिमाचल अपने आप में इस ऐसी एक ऐसा एक स्टेट छोटा होने के बावजूद हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग अलग हैं। हर हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है उनका बिहेवियर अलग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का कल्चर अलग होगा, कुछ यूनिक फैक्टर उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ रह के जानी है, तो किस तरह से काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने मंडी में देखी। तो पहाड़ी क्षेत्र में काम करने में, प्रशासन में काम करते हुए कौन से वो चैलेंजेस आपने फेस किए जो शायद प्लेन एरियाज में उतने कॉमन नहीं होते? एक तो आपने खुद ने सवाल में ही पता चल जाता है, हम्म, दैट इज़ प्लेन हम्म, और हिली रीजन। हम्म, तो ये हिली रीजन अपने आप में एक अलग चैलेंज भी कह सकता है, और एक ब्यूटी भी है इस चीज़ की। चैलेंजिंग ऐसे कि जैसे फॉर से ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक एक इशू बड़ा ज़्यादा हिमाचल में था, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, संकरे संकरे से रास्ते हैं। दूसरा इधर है कि डिज़ास्टर जो है, हिमाचल अपने आप में एक डिज़ास्टर प्रोन रीजन है। बाढ़ आती हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये आप हिमाचल में बहुत अच्छे से इसको कैसे डील करते हैं ये सब सीख पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी, और ये चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल करा जाता है ये भी मैंने देखा कि यार यहाँ अलग है, जो प्लेन से बिल्कुल अलग है। दूसरा है, प्लेन्स में आपको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा मिलती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट आई मीन, फिजिक्स में कंसेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एक पार्टिकल किस तरह से मूव कर सकता है।
प्लेन्स में एडिशनल क्या है कि वो दाएँ बाएँ किधर भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, दाएँ मुड़े तो खाई में गिरेंगे। हम्म, सो दैट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है हमारी, इसलिए हमको अलग तरीके से सोचना पड़ता है यहाँ के कंस्ट्रक्शंस में हम्म, कि भाई हाईवे कार्व आउट तो करें, हम्म, तो किस तरह से करें कि भाई ये नेचुरली भी सस्टेनेबल हो और हमारा लोगों को सुविधा भी वो मिल जाए। तो ये थोड़ा चीज़ है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। ये है जो चैलेंजेस हैं कुछ, जो मेरे को लगता है प्लेन्स और हिली रीजन में। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर चैलेंज बन जाता है, जो कि बड़ा वहाँ प्लेन्स में सहूलियत से हो जाता है, हिल में नहीं हो पाता। जैसे आपने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर वैसा ही है। तो ऐसे में प्रशासन की क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं या फिर सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे किया जाता है? इसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स भी बनाई जाती हैं एज़ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हुँ, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग यूनिट्स बनाई जाती हैं, जो कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करती है। जो हमारा मेजर फोकस रहता है वो प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। मिटिगेशन, जो हम किस तरह से मिटिगेट करेंगे कि अगर आपदा आती है तो हम हमारा हमारा तरीका क्या रहेगा उसको लड़ने का। दूसरा है जो है कि हमारा रेस्क्यू रहता है, हुँ, कितने लोगों को हम बचाएं, किस तरह से बचाएं। फिर रिलीफ उनको प्रोवाइड कराओ, जिनको नुकसान नुकसान हुआ है उनको रिलीफ दीजिए। जिनका हैबिटेशन वगैरह नुकसान हो गया है तो उनको रिहैबिलिटेट करना, ताकि वो वापस उसी लाइफस्टाइल में फिर से आ सके। तो ये सारी चीज़ों पे काम होता है। जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड में जब आप फील्ड पे जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, तो लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ऐसे में डिसीज़न लेना एक युवा अधिकारी के तौर पर आपको कैसा कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है? या फिर कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें अभी तक का कि जिसने आपको डीपली इफ़ेक्ट किया हो? जब हम फील्ड पे जाते हैं ना, तो जनरली ये काम ऐसे होते हैं वेयर वी हैव टू, जब हम फॉर से अगर एसडीएम है या हुँ, फिर कमिश्नर्स की पोस्ट पे हैं, तो जब हम फील्ड पे जाते हैं हुँ, तो उसमें एक इशू आता है जब आप किसी चीज़ का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हो। डिस्प्यूट्स में क्या होते हैं, दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होंगी। जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हो तब आपको एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि यार ये पार्टी भी ठीक बोल रही है, हुँ, हुँ, फिर उस मोमेंट पे लगेगा ये भी पार्टी ठीक बोल हुँ, रही है। तो हमको किस तरह से जाना है, एंड देन आफ्टर उसके बाद उसके ऊपर लॉ पे काम करना कि भाई अगर ये इस हिसाब से जा रहा है जो कि मेरे को अभी लीगली भी साउंड लग रहा है, वेरएज़ दूसरा भी मेरे को लीगली करेक्ट लग रहा है, उस केसेस में क्या करना है, किस तरह से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। ये बड़ा एक चैलेंज, हम चैलेंज इन द सेंस जो देखा है मैंने कि हाँ यार किस तरह से हम डील करेंगे इस मैटर्स को। और रही बात डिसीजंस की, तो ऐसे काफ़ी हैं। जैसे हम लोग जो युवा होते हैं ना वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं कि यार हुँ, हम आज चेंज करेंगे हुँ, सब हुँ, सब चीज़ें, अब सारा कुछ डिजिटलाइज, ये इनिशिएटिव्स ले लेंगे। पर जब आप एक्चुअल में वो चीज़ अपने हिसाब से करने हुँ, लगते हो तब एक चीज़ आप भूल जाते हो कि भाई दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। हुँ, यहाँ पे आपका माइंडसेट आप उस पे नहीं थोप सकते, जो लोग सोच रहे हैं हुँ, वो चीज़ तुम्हें करवानी है। तो जब आप उस चीज़ के बारे में, जब आपको रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने तो ये ऑर्डर निकाल दिया था और मुझे तो ठीक लग रहा था, हुँ, मेरा डिसीजन ये करेक्ट होगा, मैंने सारा वर्कआउट कर लिया हुँ, है, बट पीपल से कि भाई नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ हुँ, पे इसको इस तरह से ही करना है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार हाँ यार, यू कैन नॉट फोर्स आइडिया टू समवन, एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी होती है। हुँ, यही एक चैलेंज है जब आप कहते हैं ना कि क्या चीज़ करनी चाहिए। द थिंग इज यू हैव टू बिल्ड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ योर आइडिया। तुम्हारा ये आइडिया है, लोग उसको एक्सेप्ट करें, और जब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपकी ज़रूरत, आप अगर उस फ्रेम से निकल भी जाएंगे ना, वो चीज़ फिर भी चलती रहेगी। इसको कहते हैं सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को हुँ। करना। खुद के आइडिया आप इम्पोज करेंगे, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, तो आपके जाने के बाद वो आइडिया चला जाएगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, काफ़ी हाँ, कुछ है। लेकिन सबसे अच्छी बात बेहद खूबसूरत जगह पर आपकी पोस्टिंग हुई है, काफ़ी हाँ। ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। हुँ। जैसे ही छुट्टियाँ बढ़ती है, बहुत सारे लोग तुरंत निकल पड़ते हैं यहाँ पे आने के लिए, चाहे फिर वो शिमला हो, मनाली हो, स्पीति वैली हो। तो आपने भी घूमा ये सब? हाँ, हमारा हिमाचल टूर होता है, हिमाचल स्टडी टूर। जब हम हिमाचल में आते हैं, जब हम हुँ, कैडर में आते हैं तो सबसे पहला हमारा हिपा एक जो है स्टेट इंस्टीट्यूट है,
वहाँ हम जाते हैं जहाँ पे हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हिमाचल एक्चुअली में है कैसा, ज्योग्राफी कैसी है, उसकी इकोनॉमी कैसी है। और उसके बाद एक टूर होता है जिसमें हम हिमाचल घूमते हैं। घूमते इन द सेंस हम उसको स्टडी करते हैं कि हिमाचल में एक्चुअली किस टाइप के लोग रहते हैं, ट्राइब्स कहाँ पे है, ट्राइबल बेल्ट कौन सी है। उस दरमियान हम उस चीज़ को देख भी लेते हैं। तो हमारा हिमाचल को मैंने फिर काफ़ी घूमा है, मतलब उस जगह पे जैसे लाहौल हो गया, स्पीति, शिमला, मनाली, ये घूमे हम। अगर कोई हिमाचल घूमने आ रहा है तो आपकी कोई पर्सनल फेवरेट जगह जो आप सजेस्ट करना चाहें उन लोगों को, या फिर कोई अंडररेटेड जगह आपको मिली हो जो आपको चाहते हो आपकी हर किसी को एक्सप्लोर करनी चाहिए, काफ़ी अच्छी जगह है? एक फिल्म आई थी लुटेरा, देखी आपने? मैंने तो नहीं देखी है। अच्छा, लुटेरा फिल्म थी रणवीर सिंह की। उसमें एक स्पेशल डायलॉग था, वो बड़ा सही लगता है कि वो सीन जो है ना वो बहुत सही है। और मेरा फेवरेट प्लेस हिमाचल में वही है। वो बोलता है कि आपने चंद्रताल लेक देखी है? हाँ, हाँ, वो रील में मैंने देखा है। हाँ। हाँ, तो वो लुटेरा फिल्म का है। हुँ। और चंद्रताल जो है वो लाहौल में है। तो दैट प्लेस इज़ वेरी गुड। मतलब वहाँ पे वो अंडररेटेड ही है, लोग नहीं गए उधर, ज़्यादा घूमते नहीं है, इसीलिए वो सही है, मतलब बचा हुआ है, हुँ, हुँ। साफ सुथरा है। यू जस्ट सिट देयर, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी वहाँ की। तो मेरे लिए तो लाहौल में जो चंद्रताल लेक का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। सोलांग वैली है मनाली में, वो एक अच्छी जगह है। बाकी काफ़ी मोनास्ट्रीज़ भी हैं। मोनास्ट्रीज़ धर्मशाला में मैक्लोडगंज एक जगह है, वहाँ पे दलाई लामा बैठते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्पीति की बात करूँ तो वहाँ भी काफ़ी टाबो मोनास्ट्री है। किन्नौर साइड में भी मोनास्ट्रीज़ है, तो ये काफ़ी मोनास्ट्रीज़ भी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही यहाँ पे जो भी आता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोमोज़, मैगी, सिद्धू ये सब खाता है। तो आपने वो सब खाया या फिर कोई ट्रेडिशनल फूड ट्राई किया? या कुछ सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उन्हें वो ट्राई करना चाहिए? सिड्डू ये सब तो ट्राई करा था मैंने। ये तो कॉमन है, हर कोई करता है। बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा जो इसका क्विज़ीन है हिमाचली, जैसे कि धाम होती है यहाँ पे। धाम इज़ लाइक चावल होंगे, उसके साथ अलग-अलग जो उनका जो सब जो ग्रेवी से रिलेटेड जो भी सब्ज़ी वगैरह रहेगी वो सब रहता है। तो वो आप ट्राई करिए, वो काफ़ी बढ़िया है। हिमाचली खाना थोड़ा भारी सा होता है क्योंकि आपको काम उतना तेज़ करना पड़ता है। पहाड़ी रीजन है तो यहाँ पे वर्क थोड़ा हार्ड, पुष्ट हष्ट पुष्ट बंदा चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी खाना भी वैसा ही होता है। तो मैं कहूँगा ढाम ट्राई कीजिए, ढाम अच्छी अच्छी चीज़ है जो मैंने यहाँ ट्राई करी। बाकी सिड्डू है, अ, ये सारी चीज़ें हैं। जब आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं या फिर क्या खाना पसंद करते हैं? यार अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो मेरी मम्मी का हाथ का खाना मुझे पसंद है। मैं वही खाना चाहूँगा, मुझे आज भी उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वो खाने के बाद ऐसा लगता है सैटिस्फाई हो गया मैं। नहीं तो हमेशा लगता है ना कि कुछ ना खा लिया यार, खा तो लिया, टेस्टी है पर मज़ा नहीं आया। वो सैटिस्फैक्शन उनके हाथों का खाने का मिलता है मुझे। तो राजस्थानी खाने में क्या पसंद है आपको? राजस्थानी खाने में तो काफ़ी है हमारे, जैसे दाल बाटी चूरमा, तो ये तो बड़ा कॉमन है। उसके साथ साथ केर सांगरी हो गई, ठीक है, ये हम बहुत खाते हैं। ग्वार फली जो होती है, ये सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे बड़ी फेमस है, बाजरे की रोटी, ये सब। हिमाचल में अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ी धाम मुझे बहुत पसंद है। कांगड़ी धाम जो यहाँ पे कांगड़ा में मिलती है, वो बहुत अच्छी लगती है। जो हिमाचल है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं, टूरिस्ट जो है सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे रोज़गार का भी एक बड़ा माध्यम है टूरिस्ट। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितने टूरिस्ट आते हैं वो उतना बेकार भी कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान भी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक सेफ टूरिज्म मैं बात करूँ, इको सेफ टूरिज्म की तरफ हम अभी सोच भी रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। होता क्या है कि जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो वो साथ में जो कुछ भी लाता है वो गाड़ी से सीधा ही फेंकता है। और यहाँ पे ऐसा है ना कि रास्ते, हर एक रास्ते पे आपको एक खड्ड मिलेगी। खड्ड इज़ लाइक छोटी छोटी नदियों की स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे ही आप फेंकते हैं वो सारी खड्ड में जाती हैं। हो क्या रहा है, जो ऊंचली बेल्ट्स है हमारी, मनाली, यहाँ पे जो घूमते हैं, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं और आप जब वेस्ट फेंकते हैं, जो भी प्लास्टिक वगैरह जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो सीधा खड्ड में जाता है और वो खड्ड से सर्कुलेट होके बाकी जगहों को भी अफेक्ट करता है। ये जो चैलेंजेस हैं,
ये बड़े चैलेंजेस हैं जो हिमाचल के लोग फेस करते हैं। साथ ही पोल्यूटिंग हो गया, जैसे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो हिमाचल का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 100, जिसको आप बोलते हैं कि सबसे साफ़ है। द रीज़न इज़ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। रास्ते देखे अगर मैं बात करूँ तो सीमेंटेड मेटल्ड रोड नहीं है, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी पार्टिकल्स बड़े ज़्यादा फैल जाते हैं। तो एक प्लास्टिक, एयर क्वालिटी, ये सारी जो है टूरिज़्म की वजह से इफ़ेक्ट ज़रूर हुई हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसे स्टेप्स है जो लिए जा सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट हो सके? इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे फॉर से कंजक्शन अगर हम कम कर दें, ठीक है, तो टोकन सिस्टम जैसे मसूरी वगैरह में चलता है कि भाई आप इतने नंबर्स ऑफ गाड़ी के से ज़्यादा आप नहीं अलाउ कर सकते, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं उसको यूज़ कराया जाए ज़्यादा देन इंडिविजुअल के जो गाड़ी वगैरह हैं। दूसरा, हम यार अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं लोगों के बीच में कि भाई प्लास्टिक होता है तो लोगों को लोग खुद जाए और उसको रोके कि भाई ये नहीं करो, इससे हमारा हिमाचल ख़राब हो रहा है। दूसरा है, हम अगर मैं रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट बनाने में। हम लोग प्लास्टिक को ही उसको प्रोसेस करके एक उसकी भी यूटिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान गया है और हम उस पे काम कर रहे हैं। वेस्ट वगैरह जनरेट कर रहा है या थ्रो कर रहा है, उस पे ये सब किया जा सकता है। ये सारे स्टेप्स वी कैन टेक। ओके। अब जैसे अब आप आईएएस अधिकारी हैं, तो अब बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब कोई अप्रिशिएट करता होगा। लेकिन आपकी जो जर्नी रही उसमें वो कौन-सा स्ट्रगल रहा, कौन-सा पार्ट रहा जो लोग नहीं जानते जिसके बारे में आप बताना चाहें? इसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रिपरेशन थोड़ा अकेला कर देता है आपको। तो उस वजह से जो जो बाकी लोग हैं, जो जो एन्जॉयमेंट या जो इवेंट्स उन्होंने अटेंड करे हैं, वो मैंने नहीं करे। मेरे रिलेटिव्स काफ़ी जो हैं वो जो हम उम्र थे मेरे, वो काफ़ी शादी वगैरह फंक्शंस वगैरह में अटेंड करते थे, मैंने वो नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यार कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस मैंने छोटे-छोटे, जो छोटे हों, बड़े हों, जो करे हैं, वो चीज़ें लगती हैं। वो चीज़ें आपको लगती है कि यार बड़ी डिप्रेसिंग वो कर देता है। रही बात तैयारी की, तो तैयारी के टाइम में आइसोलेशन आपको डिप्रेस तो ज़रूर करता है। अकेला-सा पड़ जाता है इंसान, और उस मोमेंट पे क्या कहें, मतलब एक ऐसा डर भी रहता है आपको, वो जो वल्नरेबल होता है बहुत इंसान उस समय। बड़ा अकेला-सा होता है, स्ट्रेस में रहता है, तैयारी में नंबर नहीं आ रहे हैं, और इमोशनली आप बड़े फ्रेजाइल टाइप से होते हो। किस गुस्सा आपको बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, ये फ्रस्ट्रेशंस ये बहुत ज़्यादा दिखती हैं, और ये दिखने लगती है विज़िबली कि बंदा हाँ, इतना हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे एग्ज़ाम टाइम्स में बड़ी स्ट्रगल देखी थी मैंने इसमें। तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स रहे, सैक्रिफाइसेस रहे, लेकिन अब जो है सारा पे आउट हो गया है, जो एम था आपको वो आपका अचीव हो गया है। तो अब अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड हैं, लेकिन या आगे और भी कुछ टारगेट्स हैं? नहीं, सैटिस्फैक्शन देखो, सैटिस्फैक्शन स्टॉप यू। एक मोमेंट पे सैटिस्फैक्शन इज़ ओके, बट दैट इज़ मोमेंटरली थिंग। सैटिस्फैक्शन मोमेंटरली ही होना चाहिए। जैसे आपने थोड़ा स्ट्रगल करा, वो चीज़ आपने अचीव करी, उसके बाद महीने भर तक आपको थोड़ा सैटिस्फैक्शन लगेगा। उसके बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई मुझे अब रुक जाना है, सैटिस्फाइड हूँ मैं, नहीं। आई हैव टू वर्क मोर, और भी सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट है वो कल्चर। आई लव कल्चर। मेरे को आर्ट बहुत पसंद है, अलग-अलग जगहों की। इवन आप अगर देखें, म्यूज़िक देखें, तो म्यूज़िक में राजस्थान का फ़ोक अलग है, मराठी म्यूज़िक, आप मराठी एक्सप्लोर कीजिए, हिमाचली म्यूज़िक, बड़े अलग म्यूज़िक स्टाइल्स हैं और अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें भी मतलब करनी अच्छी लगती है, और मैं करता भी हूँ। तो ये अलग-अलग जगहों की अलग-अलग हैं, तो इसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई विल डू समथिंग इन दैट फील्ड आल्सो। मल्टी टैलेंटेड आप हैं, मल्टी टैलेंटेड तो पढ़ाई कुछ पे नहीं। अच्छे हैं, जो एम था वो भी अचीव कर लिया, सिंगिंग अच्छी करते हैं, आर्ट हुँ, एंड क्राफ्ट करते हैं। हाँ, ये मतलब वही चीज़ है ना कि कर लो जितना कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब जो है यही है। फेवरेट पर्सन? फ़ादर। मम्मी मारेगी अब आपको।
हाँ, 2 अच्छा यार, ये फादर एंड मदर बोथ। आईएएस बनने के बाद लाइफ सॉर्टेड हुई है या प्रेशर डबल? प्रेशर डबल। फ़ोन के बिना एक दिन पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक ऐप जिसके बिना आपका दिन अधूरा है? स्पॉटिफाई। फ्री टाइम में घूमना पसंद करते हैं या आराम करना? आराम करना। हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी आपके एक बेहद प्यारे गाने से, आपकी सुरीली आवाज़ से, तो मैं चाहूँगी अब एंडिंग में हम उसी से करें, बातचीत को विराम भी अब हम उसी से दें। तो आपकी पसंद का आप कोई गाना जो आप सुनाना चाहें? ठीक है। हम्म, फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे, रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजे, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार, बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार, हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। तो सनना जब से मिले, तो सनैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो सनैना जब से मिले, तो सनैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई, बेकबीरा मान जा, बेफकीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और इतने प्यारे-प्यारे गाने हम लोगों के लिए गाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबको भी, to inviting me
and it was a great experience. Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ आईएएस चंद्र प्रकाश जी और एक आर्टिस्ट, एक सिंगर चंद्र प्रकाश जी। दोनों को ही आपने सुना और आई एम डैम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आया। तो उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। I like to thank Evoke India जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, एंड आई गेट पार्ट ऑफ इट। और मैं सेटअप के बारे में बताऊं तो काफ़ी अच्छा था, स्टाफ इज़ वेरी कॉर्डियल, और मैं इनके पॉडकास्ट देखते आया हूँ, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं, एंड आई वुड लाइक यू टू सपोर्ट देम, लाइक देम, सब्सक्राइब देम, एंड बी विथ Evoke India.